हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू। मेरा पिछला वीडियो कैसा लगा सर स्टूडेंट्स आपको? पिछला जो वीडियो था सीपीयू शेड्यूलिंग एल्गोरिथम्स की इंट्रोडक्शन के बारे में था। अगर आपने वो वीडियो अभी तक नहीं देखा तो पहले उस वीडियो को देख लीजिए, क्योंकि कुछ ऐसी टर्म्स हैं जैसे प्रीएम्प्टिव शेड्यूलिंग है, नॉन प्रीएम्प्टिव शेड्यूलिंग है, अराइवल टाइम है, कंप्लीशन टाइम है, टर्न अराउंड टाइम है, थ्रूपुट है, वेटिंग टाइम है। तो इन सब की डेफिनेशंस जो इनकी एक्सप्लेनेशंस, इनके बारे में जब तक आप समझ नहीं पाओगे तो आप ये टॉपिक्स नहीं समझ पाओगे। तो सीपीयू शेड्यूलिंग एल्गोरिथम्स की इंट्रोडक्शन का मेरा जो लास्ट वीडियो है वो पहले देख लीजिए, और इसी तरीके से आप मेरे ये सारे वीडियोस देखिए अगर आप वाकई में सीपीयू शेड्यूलिंग एल्गोरिथम्स को समझना चाहते हो, क्योंकि अलग अलग एल्गोरिथम्स के लिए मैं अलग अलग वीडियोस बनाने जा रहा हूँ। ठीक है, तो स्टूडेंट्स मेरा जो करंट वीडियो है वो है फर्स्ट इन फर्स्ट आउट। सो स्टूडेंट्स, इस शेड्यूलिंग एल्गोरिथम को हम FCFS भी बोलते हैं, ये ध्यान रखिएगा। FCFS की फुल फॉर्म है फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व, और इसको हम फीफो भी बोल सकते हैं, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये एल्गोरिथम पढ़ने जा रहे हैं। तो स्टार्ट करने से पहले स्टूडेंट्स आपसे एक रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियोस को लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड्स में शेयर कीजिए, उनसे भी सब्सक्राइब करवाइए, ताकि अगर मुझे प्यार मिलता रहेगा मैं आपके लिए अच्छे अच्छे वीडियोस बनाता रहूँगा। और स्टूडेंट्स, ये जो टॉपिक मैं करवाने जा रहा हूँ बहुत ही बढ़िया टॉपिक्स हैं, ये नेट और गेट के एग्ज़ाम्स में पूछे जाते हैं, इसलिए आप इनको ध्यान से समझ के कीजिएगा। मैं विद एग्जांपल आपको इस एल्गोरिथम के बारे में समझाऊंगा करंट वीडियो के अंदर। थैंक यू वेरी मच। तो स्टार्ट करते हैं स्टूडेंट्स। तो स्टूडेंट्स, इसका नाम है फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व, FCFS। इट इज़ ए सिंपल शेड्यूलिंग एल्गोरिथम। The idea is that the process that comes first must use the resource first. इट इज़ ए नॉन प्रीएम्प्टिव शेड्यूलिंग एल्गोरिथम। तो ये जो है सिंपल शेड्यूलिंग एल्गोरिथम है, ये क्या कहती है कि जो भी प्रोसेस पहले आएगा उससे पहले रिसोर्सेज एलोकेट होंगे। रिसोर्सेज का मतलब है सीपीयू एलोकेट हो सकता है, मेमोरी एलोकेट हो सकती है। जो प्रोसेस सबसे पहले आएगा उसे सबसे पहले रिसोर्सेज एलोकेट होंगे, जो प्रोसेस बाद में आएगा उससे बाद में रिसोर्सेज एलोकेट होंगे, और जिस प्रोसेस को पहले रिसोर्सेज एलोकेट हुए वो पहले एग्जीक्यूट होगा, क्योंकि नॉन प्रीएम्प्टिव शेड्यूलिंग एल्गोरिथम है। तो जिस भी प्रोसेस को पहले रिसोर्सेज एलोकेट हो गए वो पूरा का पूरा कंप्लीट उसके टर्मिनेशन तक वो एग्जीक्यूट होगा, और उसके टर्मिनेशन के बाद जो नया प्रोसेस मेमोरी में आया है, रेडी क्यू में आया है, उसके बाद ही एग्जीक्यूट होगा, बीच में उसको प्रीएम्प्ट नहीं किया जाएगा। तो क्योंकि ये नॉन प्रीएम्प्टिव शेड्यूलिंग एल्गोरिथम है, ये आपको याद रखना पड़ेगा कि FCFS इज़ ए नॉन प्रीएम्प्टिव शेड्यूलिंग एल्गोरिथम। तो जो भी प्रोसेस को एक बार रिसोर्सेज एलोकेट हो गए वो प्रोसेस पूरा का पूरा कम्प्लीटली एग्जीक्यूट होगा। ये फोर्सफुली मैं कह रहा हूँ, कम्प्लीटली एग्जीक्यूट होगा, बिल्कुल। तो स्टूडेंट्स, ये एक एग्जांपल दे रखा है यहाँ पे मेरे को, जिसमें मेरे पास 5 प्रोसेसेस हैं, P1, P2, P3, P4 और P5। ये 5 प्रोसेसेस दिए हुए हैं, और हर एक का अराइवल टाइम दिया हुआ है। अराइवल टाइम को मैंने 80 से रिप्रेजेंट करके, जैसे P1 का अराइवल टाइम है 2, और P2 का 5, P3 का 1 अराइवल टाइम है, P4 का 0 है, P5 का 4 अराइवल टाइम है, और हर एक का बर्स्ट टाइम भी दिया हुआ है। बर्स्ट टाइम का मतलब यहाँ पे उनके एग्जीक्यूशन टाइम से है कि कौन सा प्रोसेस कितना टाइम लेगा एग्जीक्यूशन होने में। जैसे P1 को एग्जीक्यूट होने में 6 सेकंड लगेंगे, P2 को एग्जीक्यूट होने में 2 सेकंड्स लगेंगे। अगर यहाँ पे हमने तो सेकंड या कोई यूनिट नहीं दे रखी तो हम इसको बाई डिफ़ॉल्ट अपने आप से हम सेकंड मान लेते हैं। तो P1 को एग्जीक्यूट होने में 6 सेकंड लगेंगे, P2 को एग्जीक्यूट होने में 2 सेकंड लगेंगे, P3 को एग्जीक्यूट होने में 8 सेकंड लगेंगे, P4 को एग्जीक्यूट होने में 3 सेकंड लगेंगे, और P5 को एग्जीक्यूट होने में यहाँ पे 4 सेकंड लगेंगे। इसके साथ साथ हमें क्या कैलकुलेट करना है, हमें एवरेज टर्न अराउंड टाइम कैलकुलेट करना है और एवरेज वेटिंग टाइम कैलकुलेट करना है। तो ये हमें एक क्वेश्चन दिया हुआ है, और ये हमें करना किस लिए है, फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व शेड्यूलिंग एल्गोरिथम का यूज़ करते हुए हमें ये करना है। तो देखते हैं कैसे किया जाएगा। तो स्टूडेंट, इसके सोल्यूशन में मैंने क्या किया, मैंने और कॉलम्स इसके अंदर ऐड कर लिए हैं। पहले 3 कॉलम थे मेरे पास, प्रोसेसेस, उनका अराइवल टाइम और उनका बर्स्ट टाइम। तो और मैंने जो कॉलम्स ऐड किए हैं वो है कंप्लीशन टाइम, टर्न अराउंड टाइम और वेटिंग टाइम। 3 कॉलम मैंने ऐड कर लिए हैं। और स्टूडेंट, नीचे मैंने एक डायग्राम सा तैयार किया है जिसको हम बोलते हैं गैंट चार्ट, GANTT, गैंट चार्ट। इसको हम गैंट चार्ट बोलते हैं, और ये चार्ट बहुत ही काम आएगा यहाँ पे। मेरी नेक्स्ट स्लाइड में हम देखते हैं मैंने कैसे ही इसको यूज़ किया। तो इससे पहले स्टूडेंट्स हम यहाँ पे समझ लेते हैं, क्योंकि अराइवल टाइम का मतलब क्या होता है,
कि कौन से प्रोसेस कब मेमोरी में, कब आपके रेडी क्यू में आया। तो सबसे पहले जो प्रोसेस आपकी रेडी क्यू में आता है, अगर वो आप ध्यान से देखो तो P4 का अराइवल टाइम क्या है, 0। P4 का अराइवल टाइम क्या है, 0। तो इसका मतलब सबसे पहला जो प्रोसेस मेमोरी में आएगा, रेडी क्यू में आएगा, वो आएगा P4। देखो स्टूडेंट, P4 मेमोरी में आया, मैंने यहाँ पे P4 लिख दिया नीचे गैंट चार्ट में। और एक चीज़ मैंने और लिखी है, इसका मैंने स्टार्टिंग टाइम लिखा है, जब ये मेमोरी में आया 0 से स्टार्ट किया था, तो मैंने यहाँ पे 0 लिखा है। और स्टूडेंट, क्योंकि ये नॉन प्रीएम्प्टिव शेड्यूलिंग एल्गोरिथम है, तो सबसे पहले P4 आया, और इसलिए P4 को ही सारे रिसोर्सेज एलोकेट होंगे, तो इसलिए P4 पूरा का पूरा एग्जीक्यूट होगा, बीच में प्रीएम्प्ट नहीं करेगा। तो P4 का जो बर्स्ट टाइम है, एग्जीक्यूशन टाइम है, वो 3 सेकंड है। तो इसको ये अपना पूरे के पूरे 3 सेकंड्स यहाँ पे लेगा, बीच में ये प्रीएम्प्ट नहीं करेगा, तो इसलिए मैंने यहाँ पे 3 लिख दिया। मैंने क्या लिखा, P4 प्रोसेस का नाम, उसका अराइवल टाइम लिखा है, और उसका मैंने एग्जीक्यूशन टाइम लिखा है 3। ठीक है। तो स्टूडेंट्स, अब तक जब तक आपका P4 एग्जीक्यूट हुआ, तो हम देखेंगे कि हमारे 3 सेकंड्स बीत चुके होंगे। जब ये आपके 3 सेकंड बीत चुके होंगे, तो उस टाइम पे मेरे 2 प्रोसेस और मेमोरी में आ चुके हैं। एक तो P1 मेरा मेमोरी में आ चुका है, रेडी क्यू में आ चुका है, और एक मेरा P3 रेडी क्यू में आ चुका है। क्योंकि P5 को आने के लिए 4 सेकंड चाहिए, 4 सेकंड तो अभी बीते नहीं है, अभी तो 3 सेकंड ही बीते हैं। तो P4 अभी मेमोरी में नहीं आया, सॉरी P5 अभी मेमोरी में नहीं आया। P4 मेरा कंप्लीट हो चुका है, उसको आप बेशक यहाँ पे काट सकते हो। तो अब मेरे पास 4 प्रोसेसेस बचे, P1, P2, P3 और P5, जिनमें से P5 अभी मेमोरी में नहीं आया, और P2 भी अभी मेमोरी में नहीं आया, क्योंकि उसका अराइवल टाइम 5 है, और P5 का अराइवल टाइम 4 है। तो मेरे पास नेक्स्ट जो प्रोसेसेस इस टाइम पे रेडी क्यू में आ चुके हैं, वो आए हैं P1 और P3। ठीक है। अब इनमें हम चेक करेंगे, तो सबसे पहले P3 मेमोरी में आया है। P1 और P3 में कौन सा प्रोसेस पहले आया है, P3, क्योंकि P3 का अराइवल टाइम 1 है, जबकि P1 का अराइवल टाइम 2 है, तो इसका मतलब P3 पहले आया है। तो P3 को हम पहले ले लेंगे, P4 के बाद P3 मैंने ले लिया। ठीक है स्टूडेंट्स। और अब ये P3 एग्जीक्यूट होगा, और P3 का जो बर्स्ट टाइम है वो 8 सेकेंड है, क्योंकि ये नॉन प्रीएम्प्टिव शेड्यूलिंग एल्गोरिथम है, तो ये अपने पूरे 8 सेकेंड लेगा कंप्लीट होने के लिए। तो 3 + 8 11 हो जाएगा, मतलब अब तक 3 सेकंड हो चुके थे, 8 सेकंड इसको एग्जीक्यूशन में लगे, तो टोटल अभी तक सेकंड जो बीत चुके हैं वो 11 सेकंड बीत चुके हैं, 11 सेकंड ख़त्म हो चुके हैं। और जब तक स्टूडेंट 11 सेकंड ख़त्म हुए, तो आप सब अब देखोगे कि सारे ही प्रोसेस मेमोरी में आ चुके हैं, रेडी क्यू में आ चुके हैं, क्योंकि किसी भी प्रोसेस का अराइवल टाइम आपका देखा जाए तो 5 से ज़्यादा नहीं है, जबकि 11 सेकंड बीत चुके हैं। इसका मतलब मेरे सारे प्रोसेस इस टाइम पे मेमोरी में आ चुके हैं। बस मुझे रेडी क्यू में ये चेक करना है कि कौन सा प्रोसेस पहले आया है, कौन सा बाद में आया है। जो पहले आया है वो पहले एग्जीक्यूट होगा। तो स्टूडेंट्स, अब हम अगर देखें तो P1 मेरा पहले आ चुका है, P3 के बाद मेरा P1 आया है, तो हम P1 को एग्जीक्यूट करवाएंगे। तो P1 को मैं एग्जीक्यूट करवा देता हूँ, और P1 का जो बर्स्ट टाइम है वो 6 है, तो 11 + 6 17 हो गए। तो अब मेरा P1 भी एग्जीक्यूट हो चुका है, और 17 सेकंड बीत चुके हैं। अब मेरे पास मेरा P4 कंप्लीट हो गया, इसको मैं कट कर सकता हूँ, P3 को कट कर सकता हूँ, P1 को कट कर सकता हूँ। 2 प्रोसेसेस है मेरे बच्चे, P2 एंड P5। अब P2 और P5 की बात की जाए, तो P5 का अराइवल टाइम 4 है, P5 पहले एग्जीक्यूट होगा, तो P5 आ गया मेमोरी में। ठीक है। और P5 को एग्जीक्यूट होने में 4 सेकंड लगे, तो 17 + 4 21 सेकंड बीत चुके हैं। और लास्ट में मेरा जो अब आएगा वो आएगा P2, और P2 को सेकंड लगे 2 सेकंड, तो 21 + 2 23 सेकंड। तो यहाँ पे हर एक प्रोसेस का कंप्लीशन टाइम आ गया कि कौन से प्रोसेस कब कंप्लीट हुआ। इसको अब मैं अपने कंप्लीशन टाइम में, जो मेरी टेबल बनी हुई है, उस टेबल में मैं लिख सकता हूँ। तो स्टूडेंट्स, सबसे पहले हम P1 की बात करें, तो P1 कंप्लीट हुआ 17 सेकंड में। देखो नीचे गैंट चार्ट में, देखो गैंट चार्ट में P1 17 सेकंड में कंप्लीट हुआ, तो मैंने इसका कंप्लीशन टाइम लिख दिया 17। इसी तरीके से P2 की बात करें, तो उसका कंप्लीशन टाइम 23 था, मैंने 23 लिखा। इसी तरीके से P3 की बात करें, तो P3 का कंप्लीशन टाइम था 11, मैंने यहाँ पे 11 लिखा। P4 की बात करें, तो P4 का कंप्लीशन टाइम था 3, मैंने यहाँ पे 3 लिखा। P5 की बात करें, तो P5 के कंप्लीशन टाइम था 21, मैंने यहाँ पे 21 लिख दिया।
अब स्टूडेंट बात आती है टर्न अराउंड टाइम की। तो टर्न अराउंड टाइम होता है आपका कंप्लीशन टाइम में से अगर मैं अराइवल टाइम को माइनस कर दूं तो मेरा टर्न अराउंड टाइम निकल आता है। तो अब मेरे पास कंप्लीशन टाइम भी है, अराइवल टाइम भी है। मैं हर एक प्रोसेस का टर्न अराउंड टाइम निकाल सकता हूँ। जैसे पहले में आ गया 17 माइनस 2 15, सेकंड 23 माइनस 5 18, 11 माइनस 1 10, 3 माइनस 0 इज इक्वल टू 3, 21 माइनस 4 इज इक्वल टू 17। मेरा टर्न अराउंड टाइम यहाँ पे निकल चुका है। अब टर्न अराउंड टाइम आपकी दो टर्म से मिलके बना हुआ है, इसमें बर्स्ट टाइम भी है और वेटिंग टाइम भी है, जबकि मुझे कैलकुलेट करना है वेटिंग टाइम। तो मैं क्या करूँगा, टर्न अराउंड टाइम में से बर्स्ट टाइम को माइनस कर दूंगा। मतलब TAT मेरे पास आ चुका है, इस TAT में से मैं क्या करूँगा, BT को माइनस कर दूंगा। मतलब मुझे 50 पहले प्रोसेस के लिए मुझे 15 में से 6 को माइनस करना है। तो 15 माइनस 6 9, नेक्स्ट 18 माइनस 2 16, थर्ड 10 माइनस 8 2, थर्ड 3 माइनस 3 इज इक्वल टू 0, देन 17 माइनस 4 इज इक्वल टू 13। तो मेरे पास वेटिंग टाइम भी निकल आ चुके हैं, सब सभी प्रोसेस के वेटिंग टाइम भी आ गए हैं और सभी प्रोसेस के मेरे पास टर्न अराउंड टाइम भी यहाँ पे आ चुका है। अब मुझे क्या करना है, मुझे एवरेज निकालनी है, एवरेज टर्न अराउंड टाइम। तो एवरेज टर्न अराउंड टाइम क्या करेंगे हम, जो भी मेरे हर प्रोसेस का टर्न अराउंड टाइम है हम उसको प्लस कर देंगे, उनको सबको प्लस करेंगे। और क्योंकि ये 5 प्रोसेस हैं तो 5 से हम डिवाइड कर देंगे। एवरेज का फार्मूला यही होता है। तो यहाँ पे मेरे पास 15 था, 15 प्लस 18 प्लस 10 प्लस 3 प्लस 17, तो इसको डिवाइड कर देंगे हम 5 से। तो मेरे पास आंसर आ गया यहाँ पे 12.6। इसी तरीके से मुझे वेटिंग टाइम निकालना है, एवरेज वेटिंग टाइम निकालना है। तो मैं सभी के वेटिंग टाइम्स को प्लस कर लेता हूँ और 5 से उसको डिवाइड कर दूंगा। जहाँ पे आ गया 9 प्लस 16 प्लस 2 प्लस 0 प्लस 13। जो मेरे पास सम आया इसको मैंने 5 से डिवाइड कर दिया तो मेरे पास आ गया 8। तो मेरे पास वेटिंग टाइम भी निकल आया, एवरेज वेटिंग टाइम भी निकल आया और एवरेज टर्न अराउंड टाइम भी निकल आया, दोनों मेरे पास निकल आया। एक स्टूडेंट आपको एक चीज़ और याद रखना, कई बार क्वेश्चंस में ना अराइवल टाइम नहीं लिखा जाता। आपको एक टेबल दे दी जाती है, उसमें अराइवल टाइम नहीं लिखा जाता। अगर उन्होंने आपको अराइवल टाइम नहीं दिया कहीं पर भी तो हम अराइवल टाइम को 0 मान के चलेंगे हर एक प्रोसेस के लिए। अगर अराइवल टाइम नहीं दिया हुआ तो हम हर एक प्रोसेस के लिए अराइवल टाइम 0 मानेंगे और फिर इस तरीके से हम उसको करेंगे। तो स्टूडेंट्स आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच। मैं एक्सपेक्ट करता हूँ कि आपको ये अच्छी तरीके से समझ आया होगा। तो आप इसी क्वेश्चन को खुद करने की कोशिश कीजिए। पहले आप मेरा वीडियो देखिए, उसके बाद आप खुद इसको करने की कोशिश कीजिए, इसको बार बार प्रैक्टिस कीजिए। आप अलग अलग एग्जांपल्स लेके प्रैक्टिस कर सकते हो, अलग अलग प्रॉब्लम्स लेके प्रैक्टिस कर सकते हो। तो थैंक यू वेरी मच स्टूडेंट्स। मेरे वीडियोस को शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, चैनल को लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड्स को शेयर कीजिए। थैंक यू वेरी मच।